नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत बड़ी और शायद सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी और वो बस गायब हो गई। यही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। एक ऐसा समाज जो अपने पीछे शानदार शहर तो छोड़ गया, लेकिन एक ऐसी भाषा भी जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 3300 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता उभरती है और 2600 ईसा पूर्व तक अपने शिखर पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हो जाता है और उसके बाद एक लंबी खामोशी। मतलब हजारों साल तक दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी महान शहरी संस्कृति मौजूद थी। फिर 1920 के दशक में जाकर इसे दोबारा खोजा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 4000 साल बाद एक भूली बिसरी सभ्यता को खोजा कैसे जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है उन शानदार शहरों से जो जमीन के नीचे दबे हुए थे। सोचकर देखिए, कहीं खुदाई हो रही हो और अचानक एक पूरा का पूरा शहर निकल आए। वो भी कोई ऐसा वैसा शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद अपने समय से बहुत आगे था। यही तो कहानी है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये शहर जो एक दूसरे से 350 मील दूर थे, वो बनावट में लगभग एक जैसे थे। इसी वजह से पुरातत्वविदों को लगता है कि ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां रही होंगी। ये एक बहुत ही व्यवस्थित शासन और एक जैसी संस्कृति की तरफ इशारा करता है। लेकिन इन शहरों की सिर्फ प्लानिंग ही कमाल की नहीं थी। जब हम और गहराई में जाते हैं तो हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर दिखने लगती है। देखिए, हर शहर का अपना एक खास मकसद था। मोहनजोदाड़ो अपनी बेहतरीन शहरी प्लानिंग के लिए जाना जाता था, तो लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। धोलावीरा में पानी बचाने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। मतलब ये एक बेहद संगठित व्यवस्था थी जहां हर शहर की अपनी एक अहम भूमिका थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के शुरुआती साइन बोर्ड भी बनाए थे। ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर यह दिखाता है कि वो समाज सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं था, बल्कि आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने को भी अहमियत देता था। तो फिर सवाल ये है कि ये लोग थे कौन जिन्होंने इतने शानदार शहर बसाए? जो सबूत मिले हैं वो एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जो व्यापार और कड़े अनुशासन दोनों पर टिका था। जाने माने पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर का मानना था कि ये एक तरह का धर्मतंत्र था, यानी थियोक्रेसी, जैसा कि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि शासक ही धार्मिक गुरु भी थे, जिससे समाज पर उनका पूरा नियंत्रण रहता था। और उनका व्यापार वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सोचिए, अफगानिस्तान से लाजट जैसा कीमती पत्थर और दक्षिण भारत से सोना आता था। ये एक बहुत बड़ा और जटिल व्यापारिक नेटवर्क था जो उस जमाने की दुनिया के बड़े हिस्से को जोड़ता था। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे है? क्योंकि दूसरी सभ्यताओं ने भी इनके बारे में लिखा है। करीब 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र मिलता है और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मेलुहा और कोई नहीं बल्कि सिंधु घाटी ही थी। लेकिन उनके व्यापार और समाज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी एक बहुत बड़ी पहेली जस की तस बनी हुई है, उनकी भाषा। वो अपने पीछे एक ऐसी लिखावट छोड़ गए हैं जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। छोटी छोटी मोहरों और बर्तनों पर मिले ये निशान, ये प्रतीक, यही तो उनकी पहचान, उनके इतिहास और उनकी मान्यताओं की चाबी हैं। अगर कभी हम इस लिपि को पढ़ पाएं तो सोचिए कितने राज खुलेंगे। अब ये लिपि आई कहाँ से? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस है। क्या ये उनकी अपनी इजाद थी या उन्होंने इसे कहीं और से सीखा? जैसा कि विद्वान डेविड डिरिंगर ने कहा, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब हमें उनके बाहरी दुनिया से संबंधों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसका संबंध सुमेरियन लिपि से है, तो कुछ को इसमें प्राचीन मिस्र की लिखावट की झलक दिखती है। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद इन तीनों लिपियों का कोई एक ही पूर्वज रहा हो जो अब खो चुका है। तो मतलब साफ है, जब तक हम उनकी भाषा नहीं समझ लेते, सिंधु घाटी के लोग हमारे लिए खामोश हैं। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी कारीगरी देख सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनका इतिहास नहीं सुन सकते। ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है।
और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल पर ले आता है। इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? कहाँ चले गए वो सब लोग? इसको लेकर भी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए आर्यों ने उन पर हमला किया। दूसरे एक्सपर्ट्स भयानक बाढ़ या जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। और एक थ्योरी ये भी है कि समाज धीरे धीरे अंदर से ही खोखला हो गया, व्यापार रुक गया, नई खोज बंद हो गई और वो खत्म हो गए। असलियत शायद यह है कि कोई एक वजह नहीं थी। ज्यादातर यही लगता है कि ये कई चीजों का मिला-जुला असर था। शायद मौसम बदला, अंदरूनी कमजोरियां बढ़ीं और बाहरी दबाव भी आया, और इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। आखिर में सिंधु घाटी की कहानी एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इतनी विकसित सभ्यता वक्त की धूल में खो सकती है, तो सोचने वाली बात है कि आज से 4000 साल बाद हमारी अपनी विरासत क्या होगी।